देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दंगों की राजनीति की है और उसी की वो शिकार है। इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करनी चाहिए। प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने वाला है, तो एक देश एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा का कानून क्यों नहीं ये बात बोलते? ये 27% आरक्षण जो है बांट करके सबको देने की बात क्यों नहीं बोलते? एक गरीबों को फ्री इलाज की बात क्यों नहीं बोलते? ये प्रदेश में अमन चैन भाईचारे की बात क्यों नहीं बोलते? ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं, उसी को ये समय समय पर जगाते उगाते हैं। आपने कहा बीजेपी की पिच पे खेलना, इसका क्या मतलब है? आप वो उनको समझ नहीं है कि 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ, मायावती जी भी तो दलित थी, मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी, आज इनको दलित दिखाई दे रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर बनी योजनाएं, उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। बीजेपी की पिच आपकी मतलब इसका मैंने अब आप बताइए कि करनी सेना के परिवार के लोग तो उनके घर में घुस गए हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया के घर में घुस गए हैं, कैसे लड़ेंगे? तो उन्हीं के पीछ पे खेल रहे हैं ना। मायावती ने भी कर रही है, वो बाकी अन्य पार्टियों की तरह कर रही है और खाली दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए, लेकिन अपने हितों के लिए काम कर रही है और कहीं पे भी दलित हितों की बात नहीं करती। अपने सांसदों को आगे करके इस तरह की बयानबाजी करा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका हक लूटा है। ये हक लूटने का काम किए हैं। 27% आरक्षण 1993 से लागू है। समाजवादी पार्टी के लोग बता सकते हैं कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, लेखपाल बनाया, ग्राम सेवक बनाया, एसडीएम बनाया, डीएम कितना बनाया, कोई बता सकते हैं? ये अपनी कौम के 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया। सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी खुलेआम बता रहे थे कि सुनो राजभर, देखो यही है समाजवादी पार्टी का खेल। 86 में 56 अकेले यादव। यही समाजवाद है कि परिवारवाद है कि जातिवाद है? वोट लेने के लिए घूम रहे हो। जिस मुसलमान की बात कर रहे हो, उस मुसलमान को आपने क्या दिया है अब तक? आजादी के बाद से कांग्रेस ने उनका वोट लिया नफरत बता करके। सपा नफरत सिखा करके वोट लेती है, लेकिन उनको दिया क्या? इस नाते मायावती जी जो कह रहे हैं सही कह रही हैं। एक सवाल और है, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जहां तमाम बातें चल रही हैं, उसी के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम शुरू कर रही है। आज उसकी कार्यशाला है और जिसके बाद से कल प्रदेश भर में कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान क्या रहेगा और क्या एम है इस कार्यक्रम का? देखिए, इसका उद्देश्य है कि वक्फ बिल जो लाया गया है उससे मुसलमान, गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, महिलाओं को फायदा क्या है, नुकसान क्या था, फायदा क्या है, ये उनको समझाने का प्रयास है। पहले जैसे वक्फ बिल में, पुराने वाले बिल में था कि किसी की प्रॉपर्टी को अगर
वक्फ बोर्ड के लोग जाके कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद वो जाते थे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल करते थे, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में उनके खिलाफ, उनके पक्ष में फैसला हो जाता था, तो वो अंतिम फैसला होता था। नए बिल में क्या है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ही अंतिम फैसला नहीं है, वो रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये नए बिल में है। तो कौन सी आंधी आ गई है उनको? दूसरे उनके पुराने बिल में है कि महिलाएं नहीं रहेंगी, कोई दूसरे अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम धर्म का नहीं होगा। नए बिल में है कि 2 महिलाएं भी रहेंगी उसमें, और गैर मुस्लिम धर्म के भी लोग रहेंगे। कौन सी आपत्ति है? बुरा उनको लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अवैध धन इकट्ठा करते थे। अब तक तो मुसलमान ही उसका चेयरमैन हुआ, मेंबर ही मुसलमान था। तो कि एक मुसलमान महिला का नाम बता दे जो गरीब हो, जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके उसको पैसा दिया गया हो कि तुम घर बना लो, शिक्षा कर लो, रहने की व्यवस्था की हो, या किसी गरीब मुसलमान को की हो। तो ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान खुद हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ लेते हैं और गरीब मुसलमानों को लेने नहीं देते। सवाल और है, वक्फ को लेकर कर रहे थे कल जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया जाता है या इसमें कोई भी ऐसी बात निकलती है जो जनहित के विरुद्ध में है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिसके ऊपर अब टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं कि उनको कहना नहीं चाहिए बल्कि तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है और उन्होंने जो किया है वो गैर लोकतांत्रिक है, और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो बहुत नुकसान होगा। साथ में कल्याण बैनर्जी ने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी टिप्पणी करी, जिन्होंने अभी बीते दिनों बयान दिया था। देखिए, पहले उस सांसद को भी पढ़ना चाहिए। हम उन सांसद से यही पूछ रहे हैं, वो बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का किसी गरीब मुस्लिम महिला या किसी गरीब मुसलमान के बेटे को उस संपत्ति का लाभ इन लोगों ने अब तक आजादी के बाद से लेकर अब तक, या जब से वक्फ बोर्ड बना है तब से अब तक कोई दिया हो? जब अल्लाह की संपत्ति है, अल्लाह की संपत्ति को बेच करके और अवैध संपत्ति बना रहे हो, यही है आपका कानून। उसमें संशोधन हो रहा है कि अल्लाह की संपत्ति उन गरीबों को दी जाएगी जो गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनको सुविधा देने के लिए कानून लाया गया है। एक सवाल और है, अभी जहां पे वक्त है उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से और आरजेडी के नेता मनोज झा का कहना यह है कि हम सबने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना लिया। जहां एक तरफ आरजेडी ये कह रही है तो कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। क्या लगता है कि चुनाव कैसे रहने वाला, मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो लगातार सवाल खड़े होते हैं? देखिए, कितना कोई चिल्लाई, एनडीए गठबंधन जीत के बिहार में सरकार बनाई, वहां सरकार बनाने के लिए काम हो रहा है। मैं खुद 32 बड़ी सभा कर चुका, मैं भी एनडीए का घटक दल हूं, मैं भी जा रहा हूं। उस गुंडा राज, जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने नीतीश जी को ही गद्दी दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है। तो वहां पुनः देखिएगा एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। ये कितना कोई झा चिल्लाए चाहे पा चिल्लाए, कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल है, बीते दिनों एआईडीएमके का तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बयान है कि ना कोई अमित शाह और ना कोई शाह तमिलनाडु पे कभी हुकूमत कर सकता है, हमारी सरकार थी और 26 में भी पुनः हमारी सरकार स्थापित होगी। देखिए, हर नेता जब तक चुनाव हार नहीं जाता है तब तक वो यही बोलता है कि हम राजा हैं। जब हार जाता है तब कहता है कि भाई जनता ने हमको नकार दिया, इस नाते हम हार गए।